हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके चैनल मैथ जीरो से में। कल हमने क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं एक्सरसाइज 1.1 के दो सवाल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीन सवाल हमने कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मेरे पास एनसीईआरटी की गवर्नमेंट बुक है, आप देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एचसीएफ किस किस का 306 और 657 का 57 का जो दे रखा है, हमारे 9 दे रखा है और इसका जो एलसीएम है हमें ज्ञात करना है। देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है कि एचसीएफ किसका 306 और 657 का कितना है, 9 है। तो एचसीएफ जो है 9 है, किन संख्याओं का, 306 और 657 का। अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे। इसमें हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है, 2 क्लास हम ले चुके हैं जिसमें हमने एचसीएफ एलसीएम बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप पीछे जाके चैनल पे क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी डली हुई है। आप अगर चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां तुम्हें दोनों लेक्चर बिल्कुल सीरियल से मिल जाएंगे। ठीक है भाई, एलसीएम की बात करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला लगाना होता है हमें। फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो कि तुम इस फॉर्मूले से करो, एक तरीका तुम्हारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि तुम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। गुणनखंड करके निकाल सकते हो, कल हमने सिखाया भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसीलिए दिया गया है, अगर हमें 2 संख्याएं दी हो, कोई एक दिया हो, चाहे एचसीएफ चाहे एलसीएम, तो हम इसका यूज करके एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 306 गुणा 657 और एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 9। एलसीएम को x मान लूं। अब मुझे x का मान निकालना है। देखो ध्यान से, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमें दे रखा है कितना, 9। एलसीएम मुझे निकालना है, तो एलसीएम को मैंने x मान लिया। अब इन दोनों की गुणा करने से पहले इसको कहां ले आओ, इसके भाग में ले आओ। देखो गुणा करोगे तो थोड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर तुम इस 9 को यहां लेके आओगे तो कुछ ना कुछ कट जाएगा। इधर ये 9 गुणा में है, इधर भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9 और बराबर में हमारा चल रहा है x। अब देखो इसको 9 से काटो। 9 से कटने का नियम है कि अगर इन संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो ये संख्या 9 से कटेगी। देखो 6 और 3 कितने होते हैं, 9, तो 9 से कट जाएगा, तो इसको काट लो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार कट गया, 27 हुआ, 3 बचेगा, यहाँ 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो ये आ जाएगा हमारा 34 गुणा 657 बराबर x। अब इन दोनों की गुणा कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस किस की गुणा करनी है हमें, 657 की जो है हमें गुणा करनी है 34 से। किससे करनी है भाई, 34 से। देखो जरा करो, 4 सत्ते 28 का 8, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, 22 का 2 फिर से 2 हासिल, 6 चौक 24, 24 और 2 26। ठीक है भाई, अब देखो 3 से कर लो, 7 तिया 21 का 1, 2 हासिल, 5 तिया 15 और 2 17 का 7, 1 हासिल, और 6 तिया 18 और 1 19। तो ये जो है हमारे पास कितना जाएगा, 8, 2 और 1 3, 6 और 7, 7 3 6 13, 9 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2। तो हमारे पास जो एलसीएम है इसका क्या आ जाएगा, x बराबर 2 2 3 3 8। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा। देखो भाई आया समझ में जरा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमें किन्हीं 2 संख्याएं दे रखी हैं, उनका एचसीएफ दे रखा है और हमसे एलसीएम पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे भैया, हम फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। संख्या थी 306 और 657, एचसीएफ था 9, एलसीएम को x मान लिया। 306 ये अगर गुणा में है, इधर भाग में लिया और 9 से इसको काट लिया, 34 बार कट लिया, 34 की 657 से गुणा कर ली, तो x बराबर आ गया 22 33 8, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 22,338। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है भाई, यहां सवाल समझ में आया। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त। और n क्या है, n के बारे में दे रखा है n किसी प्राकृतिक संख्या n, तो n क्या है, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी सब 9 10 11 है ना, क्या कहलाती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो n का मान अगर मैं कुछ भी रखता चला जाऊं तो क्या 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके लिए हमें देखो 0 को समझना पड़ेगा, 0 कब बन सकता है। अगर हमें 0 चाहिए तो ऐसे कौन सी प्राकृतिक संख्या जिनकी गुणा करके 0 बनेगा, तो 0 के लिए एक तो हमें 2 चाहिएगा, दूसरा हमें 5 चाहिएगा। कैसे, 5 दूनी 10, या फिर एक संख्या 1 हो और दूसरी संख्या 0 हो, या यहां कुछ भी हो लेकिन दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अब क्या इसका गुणनखंड कभी भी 0 के साथ करेंगे, अगर हम इसकी कोई भी घात करें तो उसमें 0 तो नहीं आ सकता है ना, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर उसमें गुणनखंडों में क्या आना चाहिए, 2 गुणा 5। तो 0 तो यहां नहीं है क्योंकि अगर 0 से कर दोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 6 रहेगा ही कहां। तो 2 गुणा 5 ऐसे गुणनखंड हैं जिनकी गुणा करने पर लास्ट में 0 बनेगा। तो अगर ऐसा इसमें बन गया तो ये 0 पे समाप्त होगी, और अगर नहीं बना तो नहीं होगी। देखो करते हैं इसको, पहले ऐसी देख ले, अगर तुम 6 की घात कितनी भी कर लो, 6 की घात तुम कितनी भी कर लो, 1 कर लो, 6 की घात 2 कर लो, 6 की घात 3 कर लो, तो 6 की 6 से करोगे 6, और 6 गुणा 6 करोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा 36, लास्ट में क्या आ रहा है 6, और 3 बार करोगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ये 216 आ जाएगा, क्यूब होता है इसका 216, तो इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है 6, तो 0 तो नहीं बनेगा, कितनी भी घात करने पे नहीं बनेगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे या दिखाएंगे कैसे, देखो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, हम कह सकते हैं किसी भी संख्या में 0 आने का मतलब उसके गुणनखंडों में 2 गुणा 5 होना आवश्यक है। ठीक है भाई, उसके गुणनखंडों में क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5, दोनों होने चाहिए, एक से भी काम नहीं चलेगा। अगर 6 के गुणनखंड में ऐसा आ गया कुछ तो ये 0 पर समाप्त होगी, और अगर नहीं आया तो नहीं होगी। अब कर लो जरा, तब क्या दे रखा है हमें, 6 की घात n, 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, n घात कितनी भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, 2 तो मिल गया, क्या 5 है, अगर 5 नहीं है तो क्या कभी मिलके 0 बनाएंगे, खुद सोचो, यहां पे 3 है यहां पे 2 है, अगर इनके गुणनखंडों में मुझे 2 गुणा 5 मिल जाता तो मैं कह सकता था कि यहां 0 बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मिला, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि इनके गुणनखंड में, या ऐसे लिख सकते हैं 6 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है भाई, जिसने कर लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं करा है या जिसको करना है, ये लैंग्वेज तुम फेयर कॉपी में लिख सकते हो बिल्कुल ऐसे के ऐसे। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य था, इसको नहीं लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ये वीडियो पोस्ट कर लो, लिख लेना। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, वह व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें व्याख्या करनी है या बताना है, क्या बताना है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और इधर की साइड दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5, और हमसे कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, हमसे पूछ रहा है ये भाज्य संख्या क्यों है। देखो मैंने तुम्हें कल भी और परसों भी दोनों दिन बात बताई है
क्या बात बताई है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। जिसे नहीं पता है सबसे पहली वाली क्लास देख के आओ, क्लास फर्स्ट, ठीक है, उसमें सारा बताया हुआ है। अब इस सवाल को देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें जो है ऐसे ही बता के चले जाते हैं। देखो बिल्कुल ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो किसी संख्या से कट जाए। अगर ये संख्या किसी संख्या से कट गई, इसमें +13 दे रखा है, +13, और उधर भी +5 दे रखा है। अगर ये संख्या किसी संख्या से कट गई तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, और ये भी अगर कट गई तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो अब हमारा काम है कि ऐसा कुछ बना लें या ढूंढ लें कि जिससे हम इसको काट सकें या भाग कर सकें, ठीक है। अब देखो जब तक ये प्लस है तो ये ऐसे ही कोई भाग नहीं होने देगा, और जब तक ये प्लस है तब तक ये भी भाग नहीं होने देगा, क्योंकि गुणा में तो हम एकदम भाग कर देते हैं, लेकिन प्लस में और माइनस में ऐसे भाग नहीं होती है। अब इसमें देखो अगर तुम ध्यान से, तो एक तरीका तो ये है कि इसकी इस तीनों की गुणा कर लो और इसको उसमें जोड़ लो, ऐसे इधर इन सारों की गुणा कर लो और इसको जोड़ लो, और जोड़ के देखो वो संख्या किस संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है। अगर कट रही है तो भाज्य है, और नहीं कट रही है तो अभाज्य है। लेकिन उस तरीके से हम नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखो देखो यहां ये एक पद है, ये हमारा एक पद है, और ये हमारा दूसरा पद है। पद तो गिनने आते होंगे, छठे सातवें में बहुत सिखाए जाते हैं भैया। पद ये होते हैं, गुणा के निशान से पद अलग नहीं होता है, पद अलग होता है प्लस और माइनस के निशान से। तो ये पूरा एक पद है और ये एक पद है, ऐसे ये पूरा इधर एक पद है एक तक, और ऐसे ये दूसरा पद है, ये पूरा एक पद है और ये दूसरा पद है। अब देखो इसमें से मैं 13 अगर कॉमन ले लूं, यहां से मैं 13 कॉमन ले लूं, तो यहां से बचेगा 7 गुणा 11, 7 गुणा 11। अब यह तो कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, और यहां से भी कॉमन चला गया तो यहाँ भी 1 बचेगा। अब दूसरी तरफ जरा आएंगे हम, ठीक है, दूसरी तरफ जब आएंगे तो यहां से 5 कॉमन लो, 5 यहां भी है यहां भी है, दोनों में से कॉमन लो, तो यहां बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1, ठीक है। जहां जहां 5 था वहां हमने कॉमन ले लिया और वहां बचेगा 1। अब जब ये इस सारे की गुणा में है और ये इधर इस सारे की गुणा में है, तो अगर मैं इस संख्या को भाग करना चाहूं 13 से और इस संख्या को पूरी को भाग करना चाहूं 5 से, तो अब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो अब ये सारे की गुणा में है और ये सारे की भाग में है, ऐसे इधर सारे की गुणा में है और ये सारे की भाग में है। तो अब ये भैया भाग हो जाएगी, 13 से 13 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। मतलब इस संख्या में मैं किसी संख्या से भाग कर पा रहा हूं। अगर मैं इस संख्या में किसी संख्या से भाग कर पा रहा हूं तो इसका मतलब यह संख्या भाज्य है, क्योंकि ये कट रही है। और कोई संख्या अगर किसी संख्या से कटती है तो वो भाज्य संख्या होती है। ऐसी मैं इधर 5 से भाग कर पा रहा हूं तो ये भी कट रही है, ठीक है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो यहां देखो, यहां मैं 10 लिख दूं अगर, ठीक है, तो 10 को मैं किससे भाग कर सकता हूं, 5 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10। अब अगर मैं 10 से गुणनखंड कर लूं, 2 गुणा 5 बटे 5, तो इसका गुणनखंड जो किया है तो ये भी तो इसी का गुणनखंड है, 5 से कट जाएगा, यानी कि भाग हो रही है। ऐसे ही हमने इसमें किया है कि इसका एक कॉमन गुणनखंड ढूंढ लिया और उससे भाग कर दी उसी संख्या से, तो इसमें भाग चली जाएगी, आसानी से चली जाएगी। अब यदि इस संख्या में भाग जारी है तो ये भाज्य संख्या है, इसमें जारी है तो ये भी भाज्य संख्या है। तो यहां बस अब लिखना रह गया, कैसे लिखेंगे इसको, देखो इसको तुम्हें लिखना है 13, ठीक है, तो इसमें लिख देना 13 गुणा 7 गुणा 11, 13 को चलो बाद में लिखना, यह संख्या लिख लो, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 में 13 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 13 जो है क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह संख्या 13 से विभाजित की जा सकती है, 13 से विभाजित की जा सकती है। और अगर ये 13 से विभाजित हो रही है तब क्या है, अतः संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 एक भाज्य संख्या है। एक क्या है भाई, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार दूसरी वाली के लिए दे देंगे, इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5 में, बताओ इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है उभयनिष्ठ गुणनखंड
5 है। ठीक है भाई, अतः यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? अतः संख्या 5 से क्या होगी भाई? विभाजित होगी। और अगर संख्या 5 से विभाजित होगी तो संख्या क्या है? तब संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, तब ये हमारी जो संख्या एक ऐसी होगी भाज्य संख्या। आया क्वेश्चन नंबर 6 समझ में? पता चला इसके पीछे क्या रास्ता? उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में जो कॉमन है, और कॉमन है तो इस पूरी संख्या का कॉमन है, और कॉमन है तो क्या कॉमन है? 13, तो 13 13 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 13 से कटेगी। जैसे मैंने तो 10 को काटा भाई, देखो इसका एक गुणनखंड अगर कट गया तो पूरी संख्या वैसी कट रही थी सेम। ऐसे इधर भी 5 से काट दिया। ठीक है, जहां तक सभी को समझ में आया होगा। अगर तुम्हें समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दें जरूर, और अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे भैया ये एक्सरसाइज पढ़नी है या फिर उनकी समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, पूरा का पूरा फ्री है, एकदम A to Z पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। तुम देखते होगे यूट्यूब पे क्या करते हैं कि हमारा ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, ऐसे खरीद लो, वैसे खरीद लो, ये नोट्स बोर्ड्स जो भी देनी है, PDF वगैरह सब फ्री दूंगा, एकदम फ्री बिल्कुल। ठीक है, इतना सा भी तुमसे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, हमारा चैनल ये करो, सब्सक्राइब करो, वो कुछ नहीं। ठीक है, जो मिलेगा यही मिलेगा तुम्हें। PDF की बात अगर तुम्हें मिलेगी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं भी हम भिजवा देंगे, तुम कमेंट करना कि तुम्हें PDF चाहिए, तो हम PDF उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा देंगे। ठीक है, तुम ऐड कर देंगे, बता देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। हमने माना कोई भी एक खेल का मैदान है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। ये जो है इसके बीच में चलने का रास्ता है, ये वाले की बात कर रहा है। इसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है जहां तुम चल सकते हो या घूम सकते हो, खेल सकते हो। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है सोनिया, जिसे कितने मिनट लग रहे हैं भाई? 18। इस पूरे यहां से चली और यहां से अगर घूम के आएगी ऐसे 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 यहीं तक आएगी तो उसे 18 मिनट लगेंगे। दूसरा इसमें कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि तेज दौड़ रहा है, जो रवि है उसको 12 मिनट लग रहे हैं। 12 मिनट यहां से दौड़ के और यहीं पहुंचने में उसको लग रहे हैं, हमारे हिसाब से, उसके सवाल के हिसाब से कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट। तो ये कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है भाई, मतलब रवि क्या है भाई, देखो तेज भाग रहा है, तो वो रवि यहां से भागना शुरू करेगा और सोनिया दोनों एक साथ निकले। अब ये रवि जो है आगे हो जाएगा और सोनिया थोड़ी पीछे, ऐसी रवि थोड़ा आगे, सोनिया पीछे, रवि आगे, सोनिया पीछे, ये रवि आगे है ना, ये सोनिया पीछे, रवि आगे, सोनिया थोड़ी सी पीछे, रवि घूम के यहाँ पहुंच गया और सोनिया अभी तक यहाँ पहुंची है। रवि दोबारा से घूम के यहाँ आ गया, सोनिया यहाँ। ठीक है, ऐसी घूम के इतने यहाँ पहुंचेगी, इतने दोबारा से क्या आ जाएगा? ये दोबारा से यहीं आ जाएगा, उसके पीछे से घूम के, क्योंकि तेज भाग रहा है, सोनिया धीरे भाग रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या बताना है? इससे बताना है कि कितने समय बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। देखो, तो यहां लिखेंगे हम सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। सोनिया को, इसको यार रफ करो यहां से, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। कितना देर का भाई बताओ? 18 मिनट। बात करते हैं रवि की। रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 मिनट। ठीक है भाई, अब हमें बताना है कि वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब इसमें हमें निकालना क्या पड़ेगा? देखो, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल दूं, देखो एलसीएम वह संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगी। अगर वो संख्या इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो रही है तो यानी कहीं ना कहीं इनको ये संख्या उसको काटेंगी,
जैसे ये संख्याएं काटेंगी वैसे ही सोनिया और रवि भी एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है किसका है, सोनिया का और रवि का। अब देखो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल देता हूं, ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार और इसको करना शुरू कर देंगे। 18 व 12 का लैसे। देखो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखे लैसा भी देख लो, करना कुछ नहीं, 18 के गुणनखंड कर लो। 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 इकना 3, इधर 12 के गुणनखंड कर लो। 12 को 2 से काटो, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 इकना 3। 18 के क्या गुणनखंड आए, 18 के गुणनखंड अगर तुम देखोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे ही अगर 12 के गुणनखंड भी यही लिख ले तो 12 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें बताना है इसमें एलसीएम, ठीक है, दोनों बता देता हूं, चलो एचसीएफ भी देख लो, एलसीएम भी देख लो। एचसीएफ वह संख्या है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों के गुणनखंडों में कॉमन हो। तो कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है, इधर ये 2 कॉमन है, इधर ये 3 कॉमन है, तो एचसीएफ में जाएगा 2 गुणा 3। एलसीएम में क्या आएगा, कॉमन होने के बाद जो बच गए वो भी आ जाएंगे। तो कॉमन क्या क्या थे, कॉमन था 2 और 3, जो कॉमन होता है उसे एक ही बार लिखते हैं। जो बच गया, क्या बच गया, 3 बच गया, नीचे से 2 बच गया, इसको भी लिख लो। अब देखो इनकी गुणा करो जरा, तो ये तो आ जाएगा 6, ये जाएगा 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और 6 छंग 36। इन सब की गुणा करके हमें क्या मिल जाएगा भाई, 36। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो जो इन दोनों का एलसीएम आया है वो क्या आया है, का लैसे बराबर 36। तब हम यहां से क्या कह सकते हैं, देखो ये काम तुम अगर चाहो तो रफ पे भी कर सकते हो, चाहो तो कॉपी में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 में 12 का जो लेस है वो कितना आ गया, 36। तब सोनिया तथा रवि एक दूसरे को 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है भाई, कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है भाई। ऐसे सवालों हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्यों निकाला, देखो जो संख्याएं अगर इन संख्याओं से कटने वाली संख्या जो है, जो छोटी से छोटी है, इन संख्याओं से कट रही है, तो वो रवि और सोनिया भी एक दूसरे को उसी समय काटेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहां तुम्हारी एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश हो जाती है 1.1। कल से हम 1.2 और 1.3 तो शायद नहीं है, वो पढ़ेंगे, होगी तो भी पढ़ेंगे। आशा करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्लास कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर बताएं, और एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें जिनकी अभी तक समझ में ये नहीं आया था। बोर्ड के एग्जाम बहुत पास हैं, अगर तुम इस टाइम नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो फिर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये नंबर बेटे तुम्हारे आगे तक काम आएंगे। बहुत जगह ऐसा होता है, अगर तुम बीएड भी करोगे, ठीक है, तो बीएड की जो टेट की और सुपर टेट की मेरिट लगती है, उसमें हाई स्कूल के, इंटर के और तुम्हारे बीएससी के और बीएड के पेपर के नंबर जुड़ते हैं। बीएससी के तो नहीं जुड़ेंगे, उसमें तुम्हारे बीटीसी या बीएड के पेपर के नंबर जुड़ेंगे अगर तुम मास्टरी के लिए तैयारी करते हो तो, ठीक है। तो इनका यहाँ यूज है। अगर तुम बीटीसी गवर्नमेंट करना चाहोगे तो तुम्हारे हाई स्कूल इंटर पे मेरिट, हाई स्कूल और इंटर के नंबरों पे मेरिट लगेगी। तो अगर यही तुम्हारे कम रह गए तो तुम फिर गवर्नमेंट कर नहीं पाओगे, सही है। तो अभी से ही पढ़ने पे ध्यान दो। अब तक जितनी मौज ले ली थी तुमने ले ली, अब पढ़ो, छक्के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, खूब पढ़ो, ठीक है। मैथ मुझ पे छोड़ दो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा। अगर यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो, 3 वीडियो बना दी है, पीछे की 2 वीडियो जाके देख सकते हो। कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कहां समझ में नहीं आया, दोबारा बताऊंगा, दोबारा बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें कि भैया पढ़ लो, अब समय नहीं रहा है।